हरे कृष्णा साथियों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 शॉम सीरीज लीनियर अलजेब्रा। चैप्टर नंबर 2 का आप हेडिंग देखेंगे तो वो है बेसिकली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हम लोग जो मैट्रिसेस को लेकर आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, लाइक एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, राइट, ट्रांसपोज निकालना, ट्रेस निकालना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट, स्मॉल स्मॉल डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकाला जाता है, इन सब की हम लोग बात करेंगे। एंड अगेन वी हैव थर्ड चैप्टर जो है वो भी आपका मैट्रिसेस से ही रिलेटेड है, लाइक आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड ऑल दिस स्टफ, क्योंकि ये हमें जो चीज़ें हैं ये सर सीधी हमें यूज़ होंगी कहाँ पे, आपका वेक्टर स्पेसिस के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में। एंड आपका देखें मैट्रिसेस तो है ही, फिर सिलेबस में आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो पढ़ना तो है ही हमें, नहीं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिएगा। आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुकुल ऑफ साइंसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पसंद आता है लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे जो नोट्स हैं शॉम सीरीज़ बुक के कंप्लीट नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाएंगे ग्रुप में या चैनल पर, तो वहाँ पर आपको ये नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। तो आज का क्लास बहुत ही इजी गोइंग होने वाला है आप लोगों के लिए, बट मैं फिर कहूँगा सर इसको ऐसे स्किप मत कीजिएगा, मतलब आपको लगे कि क्लासेस आसान चल रही हैं तो स्किप कर दें, क्योंकि आपको खुद नहीं पता लगेगा। मैं आपसे पूछूंगा, देखना, आपको खुद नहीं समझ आएगा कि कब आप इजी से हार्ड क्वेश्चंस पे ट्रांजिस्ट कर गए या कब आप आसान कॉन्सेप्ट समझते समझते एकदम अच्छे लेवल का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। तो ये सब बात है। तारीफ देखो क्या है मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, जैसे आपने मैट्रिक्स बचपन में भी पढ़ा होगा सर, वो सारी बात सही है आपकी, बट यहाँ पर क्या है, हम लोग जो टर्म यूज़ करने वाले हैं या हम जो मैट्रिक्स को एक नए नज़रिए से देखने वाले हैं वो शायद आपने बचपन में नहीं किया होगा। के इज़ अ rectangular array of scalars यूजुअली। अब देखो, जैसे ये जो तारीफ है ये वाली आपने बचपन में नहीं पढ़ी होगी, और अगर पढ़ी है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। कि कहता है, मैं एक बारी लिख लूँ ज़रा, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है और हम लोग इसको किस तरीके से देखेंगे मैट्रिक्स को। आप ये देखें, यहाँ पर क्या बोला गया कि जो मैट्रिक्स है वो हम लोग किसी फील्ड पे बनाएंगे। फील्ड पहली क्लास में हमने इस पे चर्चा करी थी ठीक ठाक। तो यहाँ पर क्या सीन है, कोई भी जो मैट्रिक्स होगा अपना वो हम लोग किसी फील्ड पे बनाएंगे, लाइक मैट्रिक्स ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर और मे बी मैट्रिक्स ओवर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमारे पास तो ये दो ही हैं जो हम प्रोमिनेंटली यूज़ करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कि मैट्रिक्स के जो मेंबर हैं वो स्केलर होते हैं, और मतलब फील्ड के ही सदस्य हैं वो बेसिकली। अगर आपको ये टर्म्स याद हो, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो मैट्रिक्स के जो मेंबर हैं वो आपके फील्ड के ही मेंबर हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि जो इसकी रो है, देखें ये तारीफ, देखें सर, तारीफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। कहता है द रोज ऑफ सच अ मैट्रिक्स ए, such a matrix A are the M horizontal list of scalars, list of scalars।
इसका मतलब क्या है कि जो इसकी रोज देख रहे हैं ना आप, रो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि रो में जो पहला रो है उसमें आपके ये स्केलर हैं, टपल है बेसिकली। फिर आपका जो दूसरा रो है उसमें ये स्केलर है, ये भी अपने आप में क्या है, एक टपल है। इस तरीके से उसने क्या कहा कि आपके पास m हॉरिजॉन्टल लिस्ट हैं। लिस्ट बोल लीजिए, टपल बोल लीजिए, सर यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है, बट कंप्यूटर जगत में जब आप जाएंगे तो वहाँ डिफरेंस है दोनों में। और क्या कहता है, द कॉलम्स ऑफ ए आर एन वर्टिकल लिस्ट ऑफ स्केलर्स। कहता है जो मैट्रिक्स है इसमें अगर आप कॉलम की बात करेंगे तो बेसिकली ये क्या है, और कुछ नहीं, ये एक वर्टिकल लिस्ट है। और ऐसी कितनी लिस्ट हैं आपके पास, n लिस्ट हैं, राइट। ये डेफिनेशन समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जाएंगे ना अपना सब स्पेसिस पे, कॉलम स्पेस, रो स्पेस, है ना, तो वहाँ पर अपने को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आप पता है कहाँ पे फंसोगे, ये जो कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रो स्पेस और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम स्पेस, इनमें फंसोगे आप जाके। तो इसलिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। और यहाँ पर ये जो mn है इसको हम क्या बुलाते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। ऐसा ही है, क्या कहते हो जवानों, है ना ऐसा। आगे देखें सर, कुछ सवाल हैं एकदम प्यारे प्यारे आप लोगों की तरह, देख लें फिर, आया हो तो। क्वेश्चन कहता है जनाब, फाइंड एक्स वाई। देखो ये जो चैप्टर है ना ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो ये 2 वीडियोस में आपका मोस्ट प्रोबेबली निपट लेगा, सच दैट 2 वीडियोस में अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। हाँ, 3rd चैप्टर फिर थोड़ा सा है लेंदी, और 4th सबसे ही लेंदी है। 3, 7, 1, 5 ये आपको गिवन है कि आप XYZ फाइंड आउट कीजिए, और ये कुछ डेटा अपने को गिवन है। तो हालांकि ये सब चीज़ें अपने को आती हैं, हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो अगर आपके सेम होते हैं, उसी स्थिति में आप क्या कहते हैं कि 2 मैट्रिक्स आपकी इक्वल हैं। तो कायदे से मेरा x प्लस वाई किसके इक्वल है, 3 के, और x माइनस वाई किसके इक्वल है, 1 के। सर 2x देखें आपका आ जाएगा 4 और x आ जाएगा कितना, 2। x 2 है तो y को 1 होना ही पड़ेगा या -1 होना पड़ेगा, बोलो। x को 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा सर, 1, राइट। ऐसे ही आप देखो 2z प्लस टी किसके इक्वल होगा, 7, और z माइनस टी 5, दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा 12, z कितना आ जाएगा 4, z को पुट करोगे यहाँ पर तो t कितना आएगा, -1। ऐसा ही है भैया, पुट करो ना यहाँ पर 4, ये 5 इधर आएगा तो -1, ठीक है, आसान ही था। अगला क्वेश्चन देखें, इस पे क्या है, हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ये थोड़े, तो अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्विकली रिवाइज हो जाएंगे जो हमने बचपन में पढ़े थे। अगला क्वेश्चन कहता है, गिवन ए कुछ गिवन अपने को मैट्रिक्स। अच्छा, ये हमें ध्यान रखना है कि 2 मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब किया जा सकता है, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो आपका, सेम। तो ए मैट्रिक्स ये गिवन है, बी मैट्रिक्स ये गिवन है आपको, राइट। और आपसे बोला है फाइंड फर्स्ट पार्ट a प्लस बी और सेकंड पार्ट 2a माइनस 3b, ये पूछा है जी आपसे। करें, आया हो तो फिर कर लेते हैं।
क्या बोला है जी, ए ये है, बी ये है, तो आपको क्या बताना है, पहले तो ए प्लस बी, फिर 2a माइनस 3b। और आपने ये ध्यान रखना है मैट्रिक्स को आप भले ही ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ये तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या चल रहा हो, सेम, राइट, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हम निकालेंगे a प्लस बी, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, 3 + 1 4 -2, 3 और 2 5, 4 और ये हो जाएगा -3, 5 और 1 6, -6, ये आ गया a प्लस बी। फिर कहता है जी आप बताएं 2a माइनस 3b, तो 2a निकाल लें, 2a का मतलब a के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई, 2 - 4 6, ये हो जाएगा 8 10 -12, राइट। और वहीं पे मैं -3b निकाल लूँ तो -9 0 -6, ये हो जाएगा 21 -3 -24। इनको क्या कर देंगे हम लोग आपस में ऐड, 2a माइनस 3b, तो 2 - 9 -7 -4 6 -6 0, 8 माइनस ऐड करना है ना अभी तो जस्ट अपने को, 8 और 21 29, राइट, 10 और -3 7 -12 और -24 -36, ये आ गया जी। देखें, चलें आगे, चलो जी फिर, अब आप जिद कर रहे हैं तो आ ही जाए, आगे सवाल देखें फिर। ये क्या है, वैसे तो ये सब कॉन्सेप्ट हमने बचपन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बट एक क्विक रिकैप मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है, बताओ ना, है क्या कोई बुराई? हाँ, नहीं है ना, बस वही वाली बात है। नहीं समझे, अगला सवाल देखें फिर, अब आप जिद कर ही रहे हैं तो। क्वेश्चन कहता है फाइंड एक्स वाई जेड टी वेयर 3 XY ZT is equals to x minus 1 6 2t plus 4 z plus t x plus y 3, ये क्वेश्चन है जी। इसके बाद क्या है, कुछ अपनी मैट्रिक्स का एडिशन को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अपने पास, तो प्रॉपर्टी देख ही लेंगे उसमें ऐसा क्या है, फिलहाल इसको करते हैं। तो इसमें जो आप देखें, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक मेंबर को, ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3t, यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, x + 4, ये हो जाएगा 6 + x + y -1 + z + t और 2t प्लस में 3। अब क्या करेंगे बोलो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल, तो आप देखें 3x किसके इक्वल आएगा, x + 4, तो 2x किसके इक्वल आएगा 4, और x किसके इक्वल आएगा 2, वेरी गुड। फिर आप देखें 3y जो है वो किसके इक्वल है, 6x + y, ये हो जाएगा 2y, सर 6x की वैल्यू 2, y कितना आ गया जनाब 4, वेरी गुड। अब आप ये देखें 3t, ये किसके इक्वल जाएगा, 2t + 3, सो t का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, और इसको जब इक्वेट करवाएंगे 3z - 1 + z + t, तो 3z ठीक है, मतलब z को इधर ले आइए, ये आ जाएगा 2z - 1 प्लस में 3, सो z इज इक्वल्स टू 1। क्या कहते हो जी, समझ में आया क्या क्वेश्चन? हाँ, आसान ही था ना, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन को लेकर, तो वो प्रॉपर्टीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कहता है कंसीडर एनी मैट्रिसेस ऑफ कंपैटिबल ऑर्डर, बस आपको ये ध्यान रखना है, कंपैटिबल ऑर्डर का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड एनी स्केलर
K and K डैश। देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में क्या ध्यान रखना है कि ये जो मैट्रिसेस हैं A, B एंड C, ये ऐसी मैट्रिक्स हैं जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, मतलब दे आर कंपैटिबल टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। तो प्रॉपर्टीज़ है अपने पास, कहता है मैट्रिक्स का जो एडिशन है ये आपका लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है। मैट्रिक्स में अगर ए में आप ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो ज़ीरो प्लस ए करेंगे और ए ही आ जाएगा। ये ज़ीरो यहाँ पर कोई ज़ीरो मैट्रिक्स है। ए में यदि मैं माइनस ए ऐड करूँगा तो ज़ीरो आएगा और माइनस ए में मैं ए ऐड करूँगा तो भी ज़ीरो आएगा। इसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्स एलिमेंट। फिर कहता है जी ए प्लस बी हूबहू इक्वल है बी प्लस ए, कॉम्यूटेटिविटी। उसके बाद में कहता है के को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ए प्लस बी से तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब आप स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास इस तरीके से है के प्लस के डैश इंटू ए, तो इसको आप ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। दैट्स, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि आप मैट्रिक्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर स्केलर्स, और यहाँ आप स्केलर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर मैट्रिसेस। फिर कहता है आपका के डैश इंटू ए, इट कैन बी कंप्यूटेड एज के डैश ए। लास्ट बट नॉट लीस्ट वन डॉट ए होता है, इसको हम क्या बुलाते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आपके मन में सवाल आएगा सर इसका भी आपने यही कहा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसको भी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम पार्ले जी जैसे, दोनों केसेस में आपका ऑपरेशन डिफरेंट है, और आप में से जिसको आइडेंटिटी एलिमेंट की नॉलेज होगी या जिसने फर्स्ट वीडियो देखा होगा अपना हमारा, वो ये जानते होंगे आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? वन इज द आइडेंटिटी, वन नहीं, इसको क्या करेंगे आप? आई। हाँ, आई जो है वो क्या होता है आपका मैट्रिसेस में? आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो क्या कहते हो? ये जस्ट प्रॉपर्टीज हैं, आपको नोट कर लेनी है। इसके बाद है अपने पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स को आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, फिर मैं आपको सिखाता हूँ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे और कब दो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में कंपैटिबल होती है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई भी दो मैट्रिक्स उठाएंगे और मुंह उठा के उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। कंपैटिबिलिटी होनी ही चाहिए। अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, और वही कंपैटिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो अभी हम लोग देख लेते हैं। उसमें ऐसा क्या है, आ जाओ। तो देखो, कहता है द प्रोडक्ट ए बी इज नॉट डिफाइंड इफ ए का ऑर्डर है m क्रॉस p एंड, अच्छा ये कंडीशन आपको मालूम है क्या? बताना मेरे को। मैट्रिक्स B इज Q क्रॉस N वेयर देखो इसने क्या कहा कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास A और B, और आप ए बी निकालना चाह रहे हो, या आप ये समझना चाह रहे हो कि ए बी कब डिफाइंड है और कब डिफाइंड नहीं है। तो लॉजिक क्या कहता है कि ए बी डिफाइंड कब नहीं होगा? जब ए के नंबर ऑफ कॉलम
बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल ना हो, ए के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो किसके, बी की नंबर ऑफ रोज के। यदि ऐसा है उस स्थिति में आप कहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट ए बी है वो डिफाइन ही नहीं किया गया, राइट। तो कुछ क्वेश्चन देख लें। हाँ, और मज़े की बात यह है कि जब आपका ए बी प्रोडक्ट आ जाएगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले की रो दूसरे के कॉलम, राइट। तो क्वेश्चन देखो, आ जाओ, मैं डिफरेंट क्वेश्चन लिखता हूँ। कहता है आपके पास ए ये है 8 -4 5 और बी आपके पास ये है 3 2 -1। सिमिलरली आपके पास इसी में फिर सेकंड पार्ट ले लीजिए। ए है आपके पास ये 6 -1 7 5 और बी है आपके पास 4 -9 -3 2। फिर इसी में एक और है जी, सी पार्ट भी है, इधर लिख लेते हैं। सी पार्ट में ए गिवन है अपने को 3 8 -2 4 और बी गिवन है अपने को 5 -1 6। ठीक है जी, पहले ये कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, फिर कुछ और सवाल देखेंगे थोड़े अव्वल किस्म के। तो यहाँ पर पहला जो है देखो, फर्स्ट जो है ए पार्ट, ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, मतलब मैं ऐसे लिख लेता हूँ ए -4 5 और बी ये है ना ए बी फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले हम लोग ये जज कर लेते हैं कि क्या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा भी सकते हैं। भाई ऐसे लिख तो लिया है, बट क्या ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो भी पाएंगी, ये हम लोग पहले जज कर लेते हैं। आप ए को देखोगे तो सर ए का ऑर्डर कितना है, एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 × 3। बी को देखोगे तो इसमें क्या है, 3 रो है और 1 कॉलम है, 3 × 1। और हमने क्या लॉजिक सीखा है, पहले के कॉलम और दूसरे की रो अगर सेम ना हो तो आप जो है दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट यहाँ पर दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो इसका कॉलम, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, बोलो भैया 1 × 1। तो वो क्या आएगा देखो, वो आ जाएगा 8 × 24 4 दूनी 8 -5, यही आ जाएगा ना। तो 24 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11। ये आंसर आ गया आपका, बोलो 11। समझ में आया क्या। हाँ, बी पार्ट देखें, ए भी हम लोग लिख लेते हैं 6 -1 7 5 4 -9 -3 2। तो या आप ए को यहाँ जज करोगे, ए में देखो एक रो है 4 कॉलम है तो 1 × 4। वहीं आप बी को जज करोगे तो 4 रो हैं और एक ही कॉलम है। तो आप देखेंगे ए के नंबर ऑफ कॉलम और बी की नंबर ऑफ रोज क्योंकि सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई की जा सकती हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 × 1, राइट। तो आ जाओ ज़रा, ये कितना हो जाएगा, 6 × 24 9 9 7 या 21 और 5 दूनी 10, राइट। तो आप देखें 24 में से 21 गया तो 3, 10 और 9 19, 19 और 3 क्या कह रहे हो जी, 22 है। हाँ, सी पार्ट देखें फिर, तो सी में लिख लेते हैं अपन ए बी। ए क्या गिवन है 3 8 -2 4 और बी क्या गिवन है 5 -1 6। आप देखें सर ए का जो नंबर ऑफ रो है वो 1 है, कॉलम है 4। बी में देखेंगे नंबर ऑफ रो 3 है और कॉलम है 1। अब क्योंकि यहाँ पर ए के नंबर ऑफ कॉलम बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं की जा सकती। सो इन दिस केस ए बी इज नॉट डिफाइंड, राइट। क्यों नहीं डिफाइंड है ये आप समझ गए क्या, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ कॉलम
और इसके नंबर ऑफ रोज आपस में सेम नहीं है। वेरी गुड, समझ गए? तो क्या करना है सर, वीडियो को लाइक करना है, राइट। और देखें कुछ सवाल, हाँ, और अपने साथियों के साथ क्या करना है आपको, इसको शेयर। जो भी लोग आपके नियर एंड डियर वंस तैयारी कर रहे हैं, आपका CSIR हो गया, आपका UPSC मैथ्स ऑप्शनल हो गया, आपका IIT जैम हो गया, गेट हो गया, TFIR हो गया, NBHM हो गया, तो उन सब के लिए ये वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इवन उनके लिए ये वीडियो लेक्चर्स फाउंडेशन का काम भी करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन देखो फिर। बाकी अगर आपको UPSC मैथ्स ऑप्शनल की लाइव क्लासेस लेनी हो तो हमारे लाइव बैचेस भी चलते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और दिए गए, क्या कहेंगे उनको, कॉन्टैक्ट नंबर्स है ना, उन पे कॉन्टैक्ट करना है, जुड़ना है उन पे, ऐसा हाँ बोलेंगे तो। फाइंड द साइजेस ऑफ those matrix products are defined। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ना कुछ आपके पास दो मैट्रिसेस के ऑर्डर लिखे हुए हैं, मतलब उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, और आपसे ये कहता है कि बताना वो मल्टीप्लाई हो पाएंगी, और हो पाएंगी तो जब मल्टीप्लाई होंगी तो नई मैट्रिक्स आएगी, उसका क्या ऑर्डर होगा। ए पार्ट में है 2x3, 3x4, बी पार्ट है आपका 1x2, 3x1, सी पार्ट है आपका 4x4, 3x3, डी पार्ट है आपका 4x1, 1x2, ई पार्ट है आपका 5x2, 2x3, और एफ पार्ट है आपका 2x2, 2x4। तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, और यदि हो सकती हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आपको दिखाई देगी उसका ऑर्डर क्या होगा वो भी हमें बताना है। तो आ जाओ ज़रा, आप देखो सर, इसके नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो भी 3 है, दोनों सेम है। यस, ये प्रोडक्ट आपका कंप्यूट किया जा सकता है, और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें रोज कितनी होंगी, 2, और कॉलम कितने होंगे, 4। वेरी गुड। इसमें देखें सर, इसमें यहाँ कॉलम 2 है, यहाँ रो 3 है, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो पाएंगी? क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त दे रहा है कि आप इन दो को मल्टीप्लाई करवा पाओ? जी नहीं। तो मतलब यहाँ प्रोडक्ट डिफाइन ही नहीं है। यहाँ देखें, इसके कॉलम और इसकी रो सेम है, तो प्रोडक्ट में इसकी रो आ जाएंगी और इस पड़ोसी भाई के कॉलम, यहाँ प्रोडक्ट डिफाइंड है। इसमें देखोगे तो इसके जो कॉलम है वो 4 है और इसकी रो जो है वो 3 है, मतलब यहाँ प्रोडक्ट डिफाइन नहीं है। यहाँ देखेंगे कॉलम 1 है, रो 1 है, मतलब प्रोडक्ट डिफाइन है, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसमें ये रो और पड़ोसी वाले के कॉलम आएंगे। यहाँ चेक करेंगे तो इसके कॉलम और इसकी रो सेम है, तो प्रोडक्ट डिफाइन है, इसकी रो और पड़ोसी भाई के कॉलम आएंगे। बात समझ में आई क्या? हाँ, क्या कह रहे हो जी, बहुत आसान लग रहा है? तो देखें, पूरा लीनियर अलजेब्रा ऐसा ही लगेगा आप लोगों को। आगे देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेट ए बी सी बी मैट्रिसेस, आगे कहता है देन whenever the product and sum is defined। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं आपकी। पहली प्रॉपर्टी
देखें सर, बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है ये। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कमाल की है। और चौथी प्रॉपर्टी है ये, के कोई स्केलर है आपका, देखें कि यहाँ पर कोई स्केलर है। इन प्रॉपर्टीज पर चर्चा कर लेते हैं कि वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो हेयर के बिलोंग्स टू स्केलर और यू कैन से के बिलोंग्स टू फील्ड। तो उसने कहा कि आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं और एक स्केलर है। पहली प्रॉपर्टी देखेंगे तो सर ये प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी। अब ये इतनी कमाल की चीज़ है, यहाँ पर कमाल की मैं क्यों कह रहा हूँ, मैट्रिक्स में अभी हम वेरीफाई भी करेंगे। मैट्रिक्स डोमेन में आपका कॉम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं होता है, मतलब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आता है। आमतौर पर क्या होता है आप देखेंगे, मतलब ऐसा हर जगह तो नहीं है लेकिन आम सामान्य तौर पर, कि आपका जहाँ कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होता है वहीं पे फिर एसोसिएटिविटी होल्ड होने के चांसेस बनते हैं। सामान्य तौर पर फिर कहूँगा मैं कि जहाँ पर आपका कॉम्यूटेटिविटी होल्ड होता है वहीं आपका सामान्य तौर पर एसोसिएटिविटी होल्ड होने की संभावनाएं बनती हैं। बट मैट्रिक्स का जो डोमेन है आप देखें इतना कमाल का है कि यहाँ कम बकत कॉम्यूटेटिविटी तो होल्ड होती नहीं है, कॉम्यूटेटिविटी तो होल्ड होती नहीं है, लेकिन एसोसिएटिविटी आपकी एकदम ढिनचैक तरीके से होल्ड होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भले ही आपका कॉम्यूटेटिव ना हो, लेकिन वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते हुए भी क्या होता है, एसोसिएटिव, राइट। बहुत बढ़िया। सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे सर, सेकंड प्रॉपर्टी में आप बेसिकली लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी को दर्शा रहे हैं, बट यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, राइट। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। सेम यहाँ लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी आप दिखा रहे हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब ये दोनों होल्ड होते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड होता है। क्या होल्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, या लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। के आपका कोई स्केलर है तो क्या कहता है कि आप के को बाहर मल्टीप्लाई कर लो, के को ए के साथ कर लो या के को बी के साथ कर लो, इट मेक नो डिफरेंस। तो आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अभी देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिनसे हमें ये ज्ञात होगा कि मैट्रिक्स डोमेन में आपका लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी होल्ड ना जी ना नहीं होता। आइए ज़रा देख ही लेते हैं सवाल, उसमें ऐसा क्या है। नहीं, बाकी देखें मैट्रिक्स का ये वाला टॉपिक खैर है तो आसान ही सर। अभी रैंक वैंक पे हम लोग पहुँचेंगे अगले चैप्टर में तो थोड़ा मज़ेदार आपको लगेगा एकदम कि हाँ अभी एकदम मज़ा आ रहा है भैया करने में, कि रैंक क्या है आपका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है पहले जल ग्रहण करेंगे, राइट। गर्मी बहुत है, ऐसी भीषण गर्मी में आपको समय समय पे जल ग्रहण करते रहना चाहिए। देखो जनाब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास ए गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है ये 1 3 2 -1, और आपको बी गिवन है ये 2 0 -4 3 -2 6। आपसे कहता है कि फाइंड ए बी एंड बी ए, राइट। और पहले ये कर लें फिर कर लेंगे और क्या है नहीं, आ जाओ। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, पहले ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा ए को 1 3 2 -1, फिर मैं लिखूँगा बी को 2 0 -4 3 -2 6।
आप देखें सर यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या चल रहा है, ए चल रहा है आपका 2x2, बी क्या चल रहा है 2 रो 3 कॉलम। सर देखें इसके कॉलम और इसकी रो क्या आ रही है, सेम। तो क्योंकि सेम आ रही है तो मतलब ये मैट्रिक्स यानी कि ए बी निकाला जा सकता है। और जो ए बी आएगा फाइनली वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2x3, यही होगा ना। तो आओ 2 रो होंगी उसमें 3 कॉलम, कैसे 1 को करेंगे 2 से 2, फिर 3 को 3 से 9, 2 और 9 11, वेरी गुड। फिर ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हमें सबको आता ही है। ये 0 और ये कितना हो जाएगा -6, ये कितना हो जाएगा -4 और 6 थी 18। फिर आ जाओ सर यहाँ पर 4, 4 में से 3 गया तो 1, 0, -1 इंटू -2 2, ये आ जाएगा आपका कितना -8, और ये कितना आ जाएगा आपका -6। अब हम देखते हैं बी ए। तो बी ए के लिए देखो बी का ऑर्डर क्या चल रहा था 2x3 और ए का ऑर्डर क्या है 2x2। बट देखो सर इसका कॉलम और इसका रो सेम नहीं है। तो मतलब मोटे मोटे तौर पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो बी ए है वो क्या है, नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है ये बात हम समझ पा रहे हैं, बताओ ज़रा। हाँ, क्यों डिफाइन नहीं है, क्या ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं। थम्स अप है, समझ पा रहे हैं तो। नहीं समझ पा रहे हैं तो सर समझ जाएंगे। कहता है आप वही ए बी निकालो, फाइंड ए बी। तो देखो आप यहाँ से भी ये कह सकते हो ना कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। सर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बोलो कितनी कमाल बात है। तो 2 3 -1 4 -2 5, ये ए है और बी मैट्रिक्स गिवन है 2 1 1 -1 3 1 0 -5 -2 6 1 2। आपको बोला गया है कि आप क्या निकालें, ए बी निकालें। ज़रा क्या निकालें जनाब, ए बी। बड़े ही चैलेंज के साथ क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए ए बी निकाल लेते हैं। पहले ए लिखेंगे 2 4 3 -2 -1 5, फिर लिखेंगे हम लोग बी 2 1 1 -1 3 1 0 -5 -2 6 1 2। सर यहाँ पर ए का ऑर्डर देखेंगे 2 रो है 3 कॉलम है तो 2x3 है। बी का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो 3 रो है और 4 कॉलम है। तो पहले का कॉलम और दूसरे की रो क्योंकि सेम है, इट मीन्स यहाँ ए बी डिफाइंड है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा सर उसका ऑर्डर क्या आएगा 2x4, मतलब 2 तो रो होंगी और 4 क्या दिखाई देंगे आपको, कॉलम। तो देखो इसको करेंगे पहले इससे, 2 दूनी 4 और 3, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया तो 6, वेरी गुड। देखो -2 प्लस का 9 7, 7 में से 1 गया तो ओहो फिर से 6 आ गया। थोड़ा इधर लिखते हैं भाई, 4 कॉलम आएंगे ना। फिर अगले में जाएंगे, ये 0, ये आ जाएगा -15 और प्लस का 2, -15 प्लस का 2। फिर जाएंगे 12, 12 और 3 15, 15 में से 2 गया तो 13। सेकंड रो में आ जाइए, अब इसको ये आ जाएगा 8 -2 6, 6 और 5 11। एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैट्रिक्स बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है जी। फिर देखें ये आ जाएगा -4 -6 -10 प्लस का 5, फिर 0, ये आ जाएगा 10 और ये माइनस का 10 सर में देख कुरकुरे 0, ये आ जाएगा देखो 24 में से 2 गया तो 22 में 10 जोड़ेंगे तो 32। ये आ गया जनाब। कुछ और क्वेश्चन देखें फिर। हाँ चलो, अब आप जिद कर रहे हैं तो फिर देख ही लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। नहीं जवानों, अरे कह दो ना यार, क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें ऐसा क्या है। क्वेश्चन ही तो है, क्वेश्चन से काहे घबराना।
सवाल देखें जी क्या कहता है। सवाल कहता है फाइंड ए बी, ऐसा कुछ नहीं, सीधा ही बोला है भाई। कंप्यूट करना है आपको ये 16 - 3 5 2 - 7। बी पार्ट आपको देखो इसी का जस्ट रिवर्स कर दिया है, 2 - 7 16 - 3 5। और सी पार्ट बोला गया है आपको कंप्यूट करने के लिए 2 - 7 16 - 3 5। कहता है जी आप में अगर दम है तो ये कंप्यूट करके मुझे दिखाओ। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखो, इसका ऑर्डर कितना चल रहा है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1। तो पहले का कॉलम दूसरे की रो क्योंकि सेम है तो हम लोग ये प्रोडक्ट कंप्यूट कर सकते हैं। वेरी गुड। जब प्रोडक्ट कंप्यूट करेंगे देखो 2 और 1 मतलब 2 रो 1 कॉलम। तो कैसे इसको करेंगे, इससे 2 और 6 सत्ते माइनस का 42, तो कितना आ जाएगा माइनस का 40। इसको करेंगे -6 और 5 सत्ते 35, तो -41। वेरी गुड। यहाँ देखेंगे सर इसका ऑर्डर क्या चल रहा है 2 क्रॉस 1, यहाँ क्या चल रहा है आपका 2 क्रॉस 2। ओहो सर मसला हो गया, इसके कॉलम और इसकी रो सेम नहीं है, तो दिस प्रोडक्ट भैया हम तो कंप्यूट नहीं कर सकते, आप किसी और से करवा लीजिए क्योंकि यहाँ आपका प्रोडक्ट ही डिफाइंड नहीं है। इसमें आ जाइए, इसका जो ऑर्डर है 1 रो 2 कॉलम और यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम, क्योंकि ये सेम है तो हम लोग प्रोडक्ट कंप्यूट कर सकते हैं। और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 2, यानी 1 रो 2 कॉलम। कैसे, इसको मल्टीप्लाई करो 2 और इसको करो कितना 21, 21 और 2 कितना 23। वेरी गुड। फिर इसको करोगे 12 और इसको करोगे तो माइनस का 35। 35 में से 12 गया तो कितना बचेगा सर, माइनस का 23। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखें क्या। हाँ चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड मैट्रिसेस ए एंड बी। देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है ये, विद नो ज़ीरो एंट्रीज, कोई ज़ीरो एंट्री नहीं है उसमें, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसका आंसर आपने ध्यान रखना है, आंसर से भी ज़्यादा ज़रूरी पता है यहाँ पर क्या चीज़ है, वो मैं समझाता हूँ। तो ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, दोनों ही मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनमें कोई भी एंट्री ज़ीरो नहीं है। सारी एंट्रीज आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, नॉन ज़ीरो। बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर, मतलब क्या समझने की हमें ज़रूरत है। हमें ये याद रखना है कि मैट्रिक्स में ऐसा भी होता है कि अगर आपका ए बी मतलब कोई प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि दोनों मैट्रिक्स कैसी रही हो आपकी, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ऐसा है यहाँ पर कि अगर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए भी इज इक्वल्स टू आपको ज़ीरो गिवन है, देन आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि या तो ए ज़ीरो रहा होगा या बी ज़ीरो रहा होगा, यहाँ ये वैलिड नहीं है। यहाँ तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है ए और बी दोनों ही नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स रही हो, बट फिर भी उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या निकल कर आ रहा है, बोलिए जनाब, ज़ीरो। वेरी गुड। तो इनको ज़रा मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। आइए ये करेंगे, देखो 6 - 6 0, ये करेंगे 2 - 2 0, ये करेंगे 12, ये भी 12 0, ये 4 और ये 4 0। तो प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी सारी एंट्री ज़ीरो हैं। बट आप देखेंगे ए जो मैट्रिक्स था उसमें प्रत्येक एंट्री नॉन ज़ीरो थी। सिमिलरली जो बी मैट्रिक्स था इसमें भी प्रत्येक एंट्री नॉन ज़ीरो थी। क्या कहते हो, बात समझ में आई क्या भैया? अरे आ गई क्या? तो अभी हम देखते हैं ट्रांसपोज। क्या देखेंगे? ट्रांसपोज कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से निकालते हैं।
देखो मल्टीप्लिकेशन में हमें इतना ही ज़रूरत है कि हमें ये मालूम हो दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करनी है, और ये मालूम हो कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती है। ट्रांसपोज भी वैसे आपने बचपन में पढ़ा ही हुआ है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसपोज तारीफ लिख लेते हैं क्या कहता है ये, फिर क्वेश्चन देखेंगे और उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़। कहता है द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कितना समझ आ रहा है। रिटर्न AT is the matrix obtained by writing the columns of A in order as rows। इन ऑर्डर, अरे भैया इन शॉर्ट क्या कहता है कि कॉलम को रो कर दो, रो को कॉलम कर दो, और जो नया मैट्रिक्स आएगा दैट इज नोन एज ए ट्रांसपोज। डेमो देखो, कहता है मान लीजिए ए आपका ये है 1 2 3 4 5 6, और कोई डेढ़ छाना कहे कि भैया AT लिख के दिखाओ ना, तो जो कॉलम है उनको रो कर दो, या जो रो है उनको कॉलम कर दो, और यू आर गुड टू गो। तो कुछ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख के देख ले। ए जो है आपको ट्रांसपोज लिखना है इसका 1 7 -2 8। नेक्स्ट क्लास में आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा, सेकंड चैप्टर, एंड देन वी गोना स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल चैप्टर टू अंडरस्टैंड वेक्टर स्पेसेस एंड इट्स अलजेब्रा, राइट। तो अगर वो चैप्टर आपने स्किप कर दिया तो समझ लेना भैया फिर खेल जो है वो हो जाएगा अपने साथ, खेला हो जाएगा, खेला। हमें क्या है सर, इनका ट्रांसपोज लिखना है। तो आइए एक बार ट्रांसपोज लिख लेते हैं, देन अपन ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो नोट डाउन करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वाले को देखें तो AT क्या आएगा, जो कॉलम है उनको रो बना दो, तो 1 7 -2 8 3 -9। बी वाले का B ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 1 2 3 2 4 5 3 5 6। आप देखेंगे सर बी में जो ट्रांसपोज है वो वापस से बी आ गया है। कुछ याद आ रहा है आपको कि अगर आपका बी ट्रांसपोज वापस से बी आ जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बुलाते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ रहा है ना सर याद, बचपन में पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सी का ट्रांसपोज देखें, ये आपका बेसिकली एक कॉलम मैट्रिक्स है, मतलब ये रो है तो इसका ट्रांसपोज कॉलम आ जाएगा 1 -3 5 -7। डी को देखेंगे सर, डी जो है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अपने पास रिलेटेड टू ट्रांसपोज, उनको भी एक बारी जल्दी से देख लेते हैं। बाकी ये चीज़ तो आसान ही है, किसी मैट्रिक्स को देखकर उसका ट्रांसपोज लिख देना, क्या इसमें कुछ टफ काम है? नहीं है ना? अरे ईमानदारी से बता दो ना यार, नहीं है ना टफ काम। तो देखो क्या बोलता है, लेट A and B be matrices and let K be a scalar, then whenever the sum and प्रोडक्ट आर डिफाइंड, तो वहाँ ये प्रॉपर्टी लागू होंगी।
कहता है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, इसको आप कैसे खोल लेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। कहता है स्केलर से मल्टीप्लाई करवा रहे थे फिर ट्रांसपोज ले रहे थे, स्केलर को कोई मतलब नहीं है ट्रांसपोज से, तो आप पहले ट्रांसपोज ले लीजिए फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। कहता है जी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर ले लूँ तो वापस से क्या मिल जाता है, ए। लास्ट प्रॉपर्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि ए बी का होल ट्रांसपोज कैसे खुलता है आपका, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में। कैसे खुलता है भैया, रिवर्स ऑर्डर में। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी गोना यूज फ्रिक्वेंटली। ये तो ठीक है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है, इतना फ्रीक्वेंट यूज़ नहीं होती, बट ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है प्रॉपर्टी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वेरी गुड। तो देखें आज इतना ही करेंगे। आज के सेशन में हमारे केंद्र बिंदु क्या रहे, हमारे केंद्र बिंदु रहे भैया मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स को आप ऐड किस तरीके से करते हैं, एडिशन, आपका मल्टीप्लिकेशन है ना, और उसके बाद आपका ये ट्रांसपोज। हमने ये देखो उतना ही किया है जितना अपने को चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, और उतना ही करेंगे हम लोग कि जितने में हम लोग वेक्टर स्पेसेस का जो टॉपिक है दैट इज़ आवर मेन एरिया ऑफ कंसर्न। इतना खिचड़ी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि जो वेक्टर स्पेस का जो टॉपिक है रिलेटिवली न्यू होता है लोगों के लिए, उसको हम इन डेप्थ पढ़ें, और जब उसको इन डेप्थ पढ़ें तो हमें कुछ मानसिक तनाव का जो सामना है वो ना करना पड़े। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, राइट। मतलब पढ़ तो क्या ही रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। तो फिर सर ये सेकंड चैप्टर हमने शुरू किया आज, इसका एक वीडियो और आएगा और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। देन थर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर अपना रहेगा परीक्षा के दृष्टिकोण से, राइट। फिर आप किसी भी परीक्षा की बात करें चाहे तो। चलिए मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया, और अगर चीज़ें समझ आई हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने साथियों के साथ। मैं मिलता हूँ सर आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। टिल देन राधे राधे।